द्विस्लिट प्रयोग, यंग द्विस्लिट प्रयोग, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं YDSE, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। पूरा नाम लिखना हो तो लिख सकते हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो YDSE यानी कि जो साइंटिस्ट यंग था उसने क्या किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। तो देखना, यंग ने क्या बताया था कि इसने सबसे पहली बार तरंग का या जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसका प्रायोगिक सत्यापन करके बताया था कि जो प्रकाश किरणें हैं वो तरंग प्रकृति की भी होती है। क्योंकि कुछ लोग बताए कि प्रकाश कैसा होता है, कण प्रकृति, और कुछ ने बताया तरंग प्रकृति। तो प्रकाश कण प्रकृति का होता है, इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था किसने, हर्टज ने। और उसके पहले किसने किया था, फोकाल्ट ने। तो फोकाल्ट ने जो किया था वो न्यूटन के बात को गलत सिद्ध किया था। न्यूटन क्या गलत बता के गया था कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम से ज्यादा होता है, और इस कारण न्यूटन का सिद्धांत क्या हो गया था, फेल। उसको प्रूव किसने किया था, फोकाल्ट ने। उसने क्या बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है सघन माध्यम की तुलना में। फिर उसके बाद आया कौन, YDSE। तो ये क्या बताता है कि प्रकाश जो होती है तरंग प्रकृति की होती है, ये सभी लोग बताते गए। इसने प्रयोग करके दिखाया कि कैसे तरंग प्रकृति का होता है, और अगर तरंग प्रकृति का होता है तो उसमें व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण होगा तो व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्विभाजन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है। जहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण, जहां पर ऊर्जा कम होगी वहां पे विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण पर तीव्रता ज्यादा होगी और विनाशी पर तीव्रता कम होगी। तो यंग ने पहला चीज क्या बताया था, इसने सबसे पहली बार प्रकाश को तरंग प्रकृति का पुष्टि किया था। तो पहला लाइन ये लिख लेना, इस प्रयोग के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति, इस प्रयोग के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति इस प्रयोग के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन पहली बार किया गया था। प्रायोगिक सत्यापन पहली बार किया गया था, लिख चुके। तो अब देखना, जो यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया था कि उसके एक्सपेरिमेंट का ही नाम है डबल स्लिट, मतलब दो छिद्र का प्रयोग किया था। तो उसने क्या किया, एक स्रोत या सोर्स लिया जहां से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। इसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती हैं, जिसको हाइगन ने क्या बोला था, तरंगाग्र। तो प्रकाश की किरणें तरंगाग्र के रूप में गति कर रही हैं। जैसे ही ये प्रकाश की किरणें ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, यहाँ पर उसने सामने क्या कर दिया था, इस तरह से पर्दा लगाया था, और इस पर्दे पर दो होल कर दिया था, एक S1 और दूसरा S2। क्यों, क्योंकि दो किरणों का होना जरूरी है। जब दो किरण होंगे नहीं तो व्यतिकरण नहीं होगा, क्योंकि व्यतिकरण क्या बोलता है कि जब दो प्रकाश की किरणें जिनकी आवृत्ति समान, तरंग दैर्ध्य समान और एक ही दिशा में एक समान वेग से चले तो उनका क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। तो उसने एक प्रकाश किरण लिया और इसको दो स्लिट या फिर दो छिद्र से गुजारा। तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें जाएंगी लेकिन दोनों की आवृत्ति क्या होगी, समान। क्यों, क्योंकि स्रोत को हम लोग चेंज नहीं किए हैं। तो हमने पहले बताया था कि जब तक स्रोत चेंज नहीं करोगे कभी भी आवृत्ति
नहीं बदलती। तो उसने यही पहला चीज बताया था। व्यतिकरण बोलता है क्या है कि आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो प्रकाश का स्रोत अगर सेम है तो चाहे तुम 2 नहीं 10 यहाँ पे होल कर दो, जितने भी प्रकाश जाएंगे सभी की आवृत्ति क्या होगी, समान, क्योंकि सोर्स क्या है, समान। तो यहाँ पर उसे कुछ मिला था। वो जो मिला था उसको देखते हैं क्या मिला था। तो उसे कुछ इस तरह से प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हुई मिली थी। और ये फाइनली किरणें कहाँ उसे मिलेंगी, पर्दे पर। जब पर्दे पर लगाया गया तो इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, पर्दा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल डी। दोनों स्लीटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। ठीक है। तो जब उसने पर्दा लगाया तो उसने देखा कि जो पर्दा का केंद्र होता है, सेंटर, उस सेंटर पर सबसे ज्यादा चमकीली फ्रिंज मिली थी। ठीक है। सेंटर पर क्या मिला था, देखोगे तो इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसको हमने क्या बोल दिया, सी, यानी केंद्र या सेंटर। तो केंद्र पर उसको सबसे ज्यादा चमकीली फ्रिंज मिली थी, यानी कि इसकी तीव्रता जितनी थी उतनी तीव्रता किसी फ्रिंज की नहीं थी। तो इसने इसका नाम भी दे दिया था क्या, चमकीली फ्रिंज। चमकीली फ्रिंज, या इंग्लिश में बोल सकते हो ब्राइट फ्रिंज। अब उसका चमकीली के ऊपर और नीचे लगातार यहाँ पे फ्रिंजें मिल रही थी, और इधर भी ऐसे ही मिलती जाएंगी। तो ये जो हमने किया है, इसको उसने बोला था क्या, ये जो खाली जगह है ये क्या हो गई, काली। फिर ये चमकीली, फिर ये काली, फिर सॉरी, ये काली, ये चमकीली, फिर ये काली, फिर ये चमकीली, फिर ये काली, फिर चमकीली। तो इस तरह से उसे चमकीली काली चमकीली काली फ्रिंज लगातार मिलती गई थी। इधर भी सेम कहानी, ये चमकीली और इधर फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। तो इस तरह से उसने कुछ अरेंजमेंट किया था, और उसे पर्दे पर जो केंद्र पर मिला था वो सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंज थी। उसके बाद लगातार फ्रिंजों की तीव्रता कम होती गई थी, लेकिन पैटर्न क्या था, काली चमकीली काली चमकीली काली चमकीली, इस तरह से फ्रिंजें लगातार उसे मिलती गई थी। तो उसने इस प्रयोग से यही बताया था कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो हाइगन ने बताया था, वो तरंगाग्र के रूप में गति करती हैं। और इसको उसने 2 स्लिट यानी कि 2 होल था, इन 2 होलों से प्रकाश की किरणों को गुजारा था। और इनका फाइनली हुआ क्या था, व्यतिकरण। तो उसने बताया कि जहाँ पर काली फ्रिंजें मिलती हैं, काली मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम करिया है, काली का मतलब है कि वहाँ पर तीव्रता क्या हो गई है, कम। तो कम तीव्रता तो उसको क्या बोल दिया, काली। और जहाँ पे तीव्रता ज्यादा वहाँ पर चमकीली। तो काली का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एकदम करिया फ्रिंज बन रहा था, काली का मतलब है वहाँ पे तीव्रता क्या थी, कम। और तीव्रता कम कब होती है, जब व्यतिकरण कैसा हो, विनाशी। इसका मतलब कि विनाशी की ऊर्जा कहाँ चली गई है, संपोषी के पास। इसलिए संपोषी कैसी हो गई, चमकीली, और विनाशी कैसी हो गई, काली। तो वो यही बता रहा था कि जो चमकीली फ्रिंज होती है वो ज़्यादा चमकीली होती है, और जो काली फ्रिंज होती है वो ज़्यादा काली होती है, क्योंकि काली फ्रिंज विनाशी व्यतिकरण के कारण बनती है, उसकी ऊर्जा कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, संपोषी व्यतिकरण के पास। तो इस तरह से लगातार फ्रिंजों की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। केंद्रीय जो फ्रिंज होती है इसकी तीव्रता या इसका जो चमक होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी चीज को यंग ने प्रयोग करके बताया था कि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, तरंग प्रकृति का। समझे, इसको छाप लो, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिक्स देखेंगे। अब देखना, ये जो भी है इसका मैथमेटिक्स अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। उसने क्या किया,
एक सोर्स लिया और इस सोर्स के सामने क्या रख दिया, डबल स्लिट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, S1, इसको क्या बोल देते हैं, S2। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी, D। ठीक है, और यहाँ से हमने कैपिटल D दूरी पर क्या लगा रखा है, पर्दा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सेंटर C। और यहाँ पर ये दो होल, जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, चलेंगी। तो जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये यहाँ से चलेगी इस तरह से। हमने मान लिया है कि यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी कहाँ, बिंदु P पर। वहीं पे क्या करेंगी, व्यतिकरण। मतलब हम लोग मान रहे हैं कि पर्दे पर एक बिंदु P है जहाँ पर S1 स्लिट और S2 स्लिट से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, व्यतिकरण। तो इस बिंदु P की सेंटर से दूरी ले लेते हैं x। ठीक है, मान लेते हैं कि बिंदु P केंद्र से x दूरी पर है, जहां पर दोनों तरंगों का क्या हो रहा है, व्यतिकरण। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, O, और इसको भी इससे मिला देते हैं। ठीक है, इससे एक लंब डाल देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं M, और ये हो गया थीटा। ठीक है, तो इसना ये हो गया इसका पूरा मैथमेटिक्स का काम। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि अगर इस बिंदु P पर हमें काली फ्रिंज मिले तो उस फ्रिंज की दूरी क्या होगी, यानी x। या ऐसा बोलें कि इस बिंदु P पर हमें चमकीली फ्रिंज मिलती है तो उस चमकीली फ्रिंज की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हमें काली भी मिल सकती है, चमकीली भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है, वो दूरी हम लोग देखेंगे। या हम लोग बोलते हैं कि अगर दूरी इतना दिया है तो बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी, पांचवी मिलेगी, तीसरी मिलेगी। जैसे इधर देखोगे तो हमने जो फ्रिंज लिखा है यहाँ पर, ये क्या हो गया, एक। तो ये बीच वाली क्या हो गई, दो, सॉरी एक, ये दो, ये दो, ये तीन, ये भी तीन, ये चार, तो इसके नीचे चार। मतलब पहली चमकीली, पहली काली, दूसरी चमकीली, दूसरी काली, तीसरी चमकीली, तीसरी काली। तो इस साइड भी ऐसा ही होता है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4। तो पढ़ेंगे कैसे, पहली चमकीली, तो ये क्या हो गया, पहली काली। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब ये सभी एक साथ में ही रहते हैं। मतलब पहली चमकीली रहेगी तो उसी के साथ में पहली काली भी रहेगी, दूसरी काली तो उसके साथ में दूसरी चमकीली, तीसरी काली उसके साथ में तीसरी चमकीली, चौथी काली उसके साथ में चौथी चमकीली। लेकिन जो केंद्र पर होता है वो चमकीली होती है, वो काली नहीं होती है। तो अब इसका हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं केंद्र बिंदु पर। यानी कि हमने तो बोल दिया ना कि यहाँ पर केंद्र पर क्या मिलता है, चमकीला फ्रिंज। चेक करते हैं क्या केंद्र पर मिलता है क्या चमकीला। तो देखना हम लोग बोल रहे हैं केंद्र बिंदु C पर। तो केंद्र बिंदु C पर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमें चमकीली फ्रिंज मिल रही है या नहीं। तो क्या करते हैं, पथांतर। पथांतर क्या होता है, दो पथों का अंतर। तो पथांतर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, डेल एक्स से। कल इसका फार्मूला भी तुम लोगों को बताए थे कि कैसे निकालना है। तो पथांतर डेल एक्स क्या होगा, यस यस वन सी, दूसरा यस यस टू सी। तो पथांतर बराबर यस यस वन सी माइनस यस यस टू सी। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यस यस टू सी। तो देखोगे यस यस वन सी माइनस यस यस टू सी लगभग बराबर ही है। और अगर बराबर हैं तो पथांतर कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर जीरो। और अगर डेल्टा एक्स जीरो आ रहा है, परंतु हमें पता है डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, एन लेमडा, जहां एन बराबर जीरो, एक, दो ले सकते हैं। तो अगर एन का मान यहाँ पे जीरो रख दे
डेल्टा एक्स बराबर एन का मान 0 रख दें तो एक्स कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे एन का मान 0 रखो तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0। अगर डेल्टा एक्स 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कैसा व्यतिकरण हुआ है, समपोसी। विनाशी का सूत्र में क्या होता था 2n-1 λ/2। तो यहाँ पर अगर n का मान 0 रखोगे तो पथांतर कितना आएगा 0। इसका मतलब कि जो केंद्र है या सेंटर, केंद्र पर क्या हुआ है समपोसी व्यतिकरण, केंद्र पर समपोसी व्यतिकरण। और अगर समपोसी व्यतिकरण हुआ है तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी मैक्सिमम। और जहाँ तीव्रता मैक्सिमम होती है वहाँ पर फ्रिंज कैसी होती है चमकीली। इसलिए केंद्र पर कैसी फ्रिंज मिलती है चमकीली फ्रिंज। समझे, छाप लो। इसमें काम का जो चीज़ है तुम्हारे लिए यही है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, पथांतर अभी कहाँ पे निकाले थे केंद्र बिंदु सी पर पथांतर। अब बिंदु पी पर निकालते हैं पथांतर। तो अगला लिख दे रहे हैं बिंदु पी पर पथांतर डेल्टा एक्स बराबर, तो पथांतर क्या होता है दो पथों का अंतर, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाओ। तो देखोगे ये है बिंदु पी, तो बिंदु पी पर एक तो जा रहा है S1P और दूसरा जा रहा है S2P। तो देखोगे तुम लोग S2P बड़ा है और S1P छोटा है, तो पथांतर क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, यानी S2P माइनस S1P। तो बिंदु P पर बात हो रही है तो S2P माइनस S1P। और तुम लोग देखोगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि S2P बराबर है S2M प्लस MP के। S2P बराबर है S2 प्लस MP के। भाई इन दोनों को जोड़ दोगे तो S2P मिल जाएगा, तो वही लिखे हैं S2P, यानी कि S2P किसके बराबर है S2M और MP के। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि MP लगभग बराबर है S1P के। यहाँ से देखोगे तो ये MP लगभग बराबर किसके है S1P के। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि S1 व S2 बहुत पास पास हैं तो S1P लगभग बराबर होगा किसके MP के। तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं मान डेल्टा एक्स बराबर S2P का मान क्या है S2M प्लस MP माइनस और S1P लगभग किसके बराबर है MP के। तो इसको भी लिख देते हैं MP, लिख सकते हैं ये प्लस MP ये माइनस MP, क्या हो जाएगा कैंसल। डेल्टा एक्स यानी पथांतर कितना आ गया S2M। और आना भी चाहिए भाई, अगर ये यहाँ से बराबर है तो पथांतर इतना ही तो बचेगा, यही क्या है डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया S2M, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग S2M का मान निकाल लें तो यहाँ पर हमें डेल्टा एक्स का मान मिल जाएगा। अब S2M का मान निकालेंगे कैसे, इसका मान चाहिए तो देखोगे हमारे पास ये मान पता है, ये मान चाहिए, इधर थीटा भी है। तो एक त्रिभुज ले रहे हैं S1 S2M में, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक त्रिभुज S1 S2M से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब,
तो लंब क्या हो गया S2m, तो यहाँ पर लिख देंगे S2m बटे कर्ण, तो कर्ण तो ये है यानी कि D, तो ये हो गया D। तो यहाँ से D साइन थीटा किसके बराबर हो गया S2m के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं S2m बराबर D साइन थीटा। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में S2m का मान रख देते हैं, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा D साइन थीटा। ये हमारा पहला काम का फार्मूला जिसे हमें क्वेश्चन में यूज करना है। अब हमारे पास डेल्टा x बराबर कितना मिल गया D साइन थीटा, और हमने बताया था कि अगर कोण का मान बहुत अल्प हो तो साइन थीटा बराबर थीटा ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यदि थीटा बहुत अल्प है तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, और थीटा लगभग बराबर लिख सकते हैं टेन थीटा के। बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए हैं कि साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, टेन थीटा बराबर होता है थीटा के, लेकिन कॉस थीटा एक होता है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं डी टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर लगभग थीटा और थीटा बराबर किसके टेन थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान हम लोग निकाल दे तो काम बन जाए। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? ये वाला देखो, ओ पी सी या ओ सी पी। ठीक है, तो त्रिभुज ओ सी पी में, तो त्रिभुज ओ सी पी में टेन थीटा हमें चाहिए ना, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखोगे तो लंब बटे आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। बोलो, तो लंब कितना है x, आधार कितना है ये पर्दे की दूरी कैपिटल D, यहाँ से लिख देंगे कैपिटल D। हमें मान किसका चाहिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा को हटा के देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी। यहाँ से टेन थीटा का मान हमें कितना मिल गया टेन थीटा बराबर एक्स बटे डी। अच्छा एक्स है क्या, जो हमने x लिखा है वो x क्या है केंद्र से बिंदु P की दूरी। ठीक है, तो x बटे डी, इसको हम लोग इसमें रख दें तो डेल्टा x कितना आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x बराबर डी एक्स बटे टी। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट और हमारे क्वेश्चन के लिए काम का फार्मूला। अब इससे हम लोग दो चीजें निकालेंगे। मान लेते हैं कि अगर बिंदु P पर यनवी क्रम की चमकीली या दीप्त या उच्चिष्ट फ्रिंज मिलती है तो उसकी दूरी क्या होगी या पथांतर क्या होगा, और दूसरा बिंदु P पर यहाँ पे क्या मिल जाए काली फ्रिंज, तो दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं और दोनों को देख ले रहे हैं क्या होगा। तो इसको मिटा देते हैं। अभी तक हमारे काम का दो फार्मूला आया है, एक डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा और दूसरा डेल्टा एक्स बराबर डी एक्स बटे डी। याद रखना है डी क्या है दोनों स्लीटों के बीच की दूरी, एक्स क्या है केंद्र से बिंदु पी की दूरी, कैपिटल डी क्या है स्लिट से पर्दों के बीच की दूरी। तो आगे आ जाते हैं। अब हम लोग नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं, बिंदु पी पर एनवी क्रम की दीप्त या इसी को बोल दो चमकीली या इसी को बोल दो उच्चिष्ट, सभी का मतलब एक ही है, फ्रिंज मिले। तो बताओ चमकीली फ्रिंज कब मिलती है, जब व्यतिकरण कैसा होता है समपोषी,
और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, एन लेमडा। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, और ऐसा तब मिलेगा जब व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी। और अगर संपोषी व्यतिकरण है तो एन का मान 0, 1, 2 रख सकते हैं। तो तुलना कर देते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, तुलना कर लो। तुलना करने पर तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा बराबर डी एक्स बटे डी। तो यहाँ से हमें चाहे एन का मान चाहिए तो एन बराबर डी एक्स बटे डी लेमडा। एन क्या है, एन का मान कुछ भी हो सकता है, 0 मतलब केंद्र पर फ्रिंज कैसी मिल रही है, या कि फिर हमसे बोल सकता है कि बिंदु P पर, या कि बोले चौथी चमकीली फ्रिंज की दूरी केंद्र से क्या होगी। तो n क्या है, वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, या इसी को तुम्हें ऐसे भी ले सकते हो, यक्स बराबर क्या लिख दोगे, एन लेमडा डी बटे डी। तो सभी चीजें याद होना चाहिए, x क्या है, केंद्र से बिंदु P की दूरी, n क्या है, n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, डी क्या है, स्लिट से पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ये तो चमकीली के लिए था। अगर हमसे पूछ दे कि एनवी काली फ्रिंज मिले, यानी बिंदु, अच्छा यहाँ पी नहीं लिखेंगे क्या, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर एनवी काली या अदीप्त फ्रिंज मिले, तो अगर हमें काली या अदीप्त फ्रिंज मिलेगी तो उसका पथांतर डेल्टा एक्स क्या होता है, 2n-1 लेमडा बाई 2। तो इसकी तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर, तुलना किससे कर रहे हैं, समीकरण 2 से, तो तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 डी बटे लेमडा, 2n-1 और डी, कैपिटल डी रहेगा, बटे लेमडा डी। ठीक है, ये हो गया दूसरा, जहां n का मान 1, 2, 3 डैश 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 0 से नहीं शुरू होता है, क्यों, क्योंकि व्यतिकरण कैसा होगा, विनाशी। क्या देना पूरा, उसके बाद देखना अगला जो तीसरा पॉइंट है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई।
फ्रिंज चौड़ाई, या इसी को बोलते हैं रेखीय चौड़ाई। तो अब फ्रिंज चौड़ाई या रेखीय चौड़ाई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, होता क्या है पहले वो जान लो। हमने तुम लोगों को बताया था कि ये पर्दा, ये हो गया सेंटर, यहाँ पर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। तो जो फ्रिंज चौड़ाई या रेखी चौड़ाई या बीटा है, ये बोलता है कि दो क्रमागत काली या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों काली के बीच की दूरी क्या होगी, या बोलो दोनों चमकीली के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बोलता है दो क्रमागत काली या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। तो पहले इसकी हम लोग मैथमेटिक्स देख लेते हैं। बीटा बराबर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो यहाँ से एक्स का मान एन प्लस वन लेमडा डी बटे टी माइनस एन लेमडा डी बटे डी। तो लेमडा डी बटे डी क्या है, दोनों साइड है तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एन प्लस वन माइनस एन, तो ये इससे कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, बीटा बराबर लेमडा डी बटे, ये हो गया फ्रिंज चौड़ाई। दूसरा इसी में एक आता है चौथा नंबर, कोणी चौड़ाई। कोणी चौड़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। कोणी चौड़ाई अल्फा बराबर, फार्मूला सेम होता है बस थोड़ा सा चेंज, लेमडा डी बटे टू डी। तो फ्रिंज चौड़ाई हेडिंग डालना, उसके बाद इसकी परिभाषा लिख लेना कि फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है या किसे कहते हैं। तो पहले फ्रिंज चौड़ाई या रेखी चौड़ाई डाल के बीटा लिखना, उसके बाद परिभाषा लिख लेना। फ्रिंज चौड़ाई या रेखी चौड़ाई बीटा लिखना, दो क्रमागत चमकीली, दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली, दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में यंग के प्रयोग में वृत्त पर, यंग के प्रयोग में वृत्त पर उच्चिष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। यंग के प्रयोग में वृत्त पर उच्चिष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हें दिया हुआ है, ये है स्लिट 1 और ये है स्लिट 2, दोनों के बीच की दूरी है 3 लेमडा। तुमसे पूछ रहा है कि इस वृत्त पर कुल कितने उच्चिष्ठ मतलब दीप्त या चमकीली फ्रिंजें मिलेंगी।
देखना, अगर ये तुम्हें क्या दिया है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, तो ये क्या है, डी। तो ये दोनों स्लिटों के बीच की क्या हो गई है, दूरी। तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी इसका केंद्र हो सकता है, यहाँ पर भी केंद्र हो सकता है, और यहाँ पर भी केंद्र हो सकता है। यानी तुम्हें दोनों स्लिटों के बीच की दूरी दे दिया है 3 लेम्डा। तुमसे पूछा क्या है, उच्चिष्ट, ये ना पूछा है उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का मतलब दीप्त या चमकीली। तो दीप्त पूछा, इसका मतलब वो सीधा बता रहा है कि व्यतिकरण कैसा हो रहा है, संपोषी, संपोषी व्यतिकरण। और अगर व्यतिकरण संपोषी होता है तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होता है एन लेम्डा, जहाँ एन बराबर लिख सकते हो 0, 1, 2 डैश डैश डैश। और तुम्हें पता हो तो डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स को हटा दो, तो क्या आ जाएगा, एन लेम्डा बराबर डी का मान 3 लेम्डा साइन थीटा। लेम्डा से लेम्डा कैंसल, एन बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब एन का मान हमने क्या बताया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं, रखते हैं। पहले एन का मान 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि साइन थीटा का जो लिमिट होता है वो 0 से शुरू होता है और 1 तक होता है। यानी कि साइन थीटा का मान 0 से कम नहीं होता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि साइन थीटा का मान निगेटिव नहीं होता है। कॉस का निगेटिव हो जाता है, लेकिन साइन का मान निगेटिव नहीं होता। तो अगर साइन का मान निगेटिव नहीं होता तो साइन की न्यूनतम वैल्यू कितनी, 0। कब, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। साइन की अधिकतम वैल्यू 1, कब, जब थीटा होता है 90 डिग्री। उसके बाद 120 पे चले जाओ, 150 पे चले जाओ, 180 पर। साइन का मान 1 से अधिक नहीं होता है। तो साइन की अधिकतम वैल्यू 1, न्यूनतम वैल्यू 0। 0/3 कितना आएगा, 0। यानी कि इसका मान हो गया 0। तो ये साइन की क्या हो गई, न्यूनतम वैल्यू। 3/3 इसका मान 1, यानी ये हो गई साइन की अधिकतम वैल्यू, सॉरी 3/3। 4/3 का मान 1.123 कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से तो ज्यादा आएगा। और साइन का मान कभी भी 1 से अधिक होता ही नहीं है। मतलब ये तीनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये तीनों पॉसिबल नहीं है या ये असंभव है, तो इसका मतलब कि 4 फ्रिंज बनी। एक बनेगी 0/3, एक बनेगी 1/3, एक बनेगी 2/3, एक बार बनेगी 3/3। यानी 4 फ्रिंजें बन रही हैं। तो देखोगे यहाँ पर एक बन जाएगी तुम्हारी केंद्र पर सबसे ज्यादा चमकीली 3/3, यहाँ पे बन जाएगी 2/3, यहाँ पे बन जाएगी 1/3, और फिर इधर पर 0/3, फिर इधर पर 1/3, 2/3, 3/3, फिर उसके बाद 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 0/3, 1/3, 2/3। कुल कितनी फ्रिंजें बनी, दो तरंगों के समीकरण दो तरंगों के समीकरण y1 बराबर, दो तरंगों के समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा t
ए साइन ओमेगा टी व y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, क्या दिया है तुम्हें, दो तरंग y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी, y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तुमसे पूछा क्या है, परिणामी तीव्रता, यही पूछा है। तो हम लोग परिणामी तीव्रता के साथ साथ परिणामी आयाम भी निकाल लेंगे। तो देखना, हमसे दोनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं, उसने पूछा केवल ये है, इसको भी निकाल लेंगे। तो आई परिणामी का फार्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 रूट I2 कॉस फाई। तो I1 I2, ठीक है, हमने बताया था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, यानी कि तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के। तो अगर ये इसके समानुपाती है तो हम लोग लिख सकते हैं I परिणामी बराबर I1 की जगह ए स्क्वायर, I2 की जगह भी ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों में आयाम क्या है, समान है, यानी A1 का मान भी ए है, A2 का मान भी ए है, प्लस 2√A, इधर भी √A, कॉस फाई की जगह क्या दिया है तुम्हें, डेल्टा। इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, 2A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2A कॉस डेल्टा, ये आएगा। तो यहाँ से तुमसे क्या पूछा है, परिणामी आयाम, तो आई परिणामी ये है 2A स्क्वायर, और ये भी तो स्क्वायर ही हो जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा। तो तुम्हारे पास जो परिणामी आयाम पूछा था आई परिणामी, वो कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस डेल्टा, ठीक है। 2A स्क्वायर इधर भी है, 2A स्क्वायर इधर भी है, कॉमन ले लो। अब तुम लोगों को हमने बेसिक मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बताया था, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ बताए थे, बोलो। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर इस -1 को इस पार ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसको इस पार ले जाते हैं तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को सपोज करो कि अभी ये 2 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या इसके जैसे दिख रहा है क्या, 1 प्लस कॉस डेल्टा। तो अगर 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे के बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस डेल्टा बराबर कितना आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि ये 2 थीटा था यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं आई परिणामी बराबर 2A स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह डेल्टा बटे 2। तो यहाँ से 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2
या इसको अगर थीटा मान लो देता तो हम लोग लिख सकते थे 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आई परिणामी हो गया और ये क्वेश्चन नहीं बल्कि एक फार्मूला है कि अगर मान लो कि दो तरंगे हैं जिनका आयाम समान है या तीव्रता समान है तो उनका परिणामी कितना आएगा 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तुम्हें याद रखना है। तरंगों की दो एक समान तीव्रता की तरंगों की अध्यारोपण से दो एक समान तीव्रता की तरंगों की अध्यारोपण से अधिकतम तीव्रता 100 मात्रक प्राप्त होता है। अधिकतम तीव्रता 100 मात्रक प्राप्त होता है। मात्रक प्राप्त होता है यदि एक तरंग का आयाम 20% कम कर दे। यदि एक तरंग का आयाम 20% कम कर दे यदि एक तरंग का आयाम 20% कम कर दे तो अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देखना तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला था कि दो एक समान तीव्रता, यानी कि तीव्रता क्या है, समान। अगर तीव्रता समान है इसका मतलब I1 बराबर I2 बराबर I है। तो बोलता है कि अगर तीव्रता समान है तो इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता मिलती है I परिणामी वो कितना है 100 मात्रक। तो I परिणामी का मान दिया है तुम्हें 100 और तुमसे पता है कि I मैक्सिमम कितना होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो I1 का मान I, I2 का मान I पूरे का स्क्वायर। तो √I प्लस √I कितना हो जाएगा 2√I। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4I। तो यहाँ पे I मैक्सिमम हमें मिल गया। तो बोलता है कि I परिणामी जो है 100 मात्रक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I परिणामी बराबर I मैक्स। तो I परिणामी बराबर I मैक्स। I परिणामी का मान कितना है 100 यूनिट और I मैक्स कितना है 4I। तो 25 चौको 100। तो I का मान कितना आ गया 25। लेकिन हमसे वो I थोड़ी पूछा था, वो तो हमसे पूछता है कि आयाम अगर 20% कम कर दे। तो अगर I मिल गया तो आयाम भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, यानी कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √I। और √I का मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √25। तो A का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि A1 का मान 5 है तो A2 का मान वो क्या बोलता है 20% कम कर दे रहे हैं। किसका 20%? आयाम का, यानी कि A1 का 20% कम। तो
A1 का 20% 5 माइनस 20/100, भाई 20% मतलब 20/100, लेकिन किसका? 5 का। भाई 5 का ही ना 20% कम करेगा वो। तो पहले हम लोग ज्ञात कर लिए कि कितना कम हो रहा है, उसने बोला 20%। किसका 20%? आयाम का। आयाम है कितना? 5, यानी 5 का 20% वो कम कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5, 20×5 = 100, 5 1 कम 5, 5 - 1, तो A2 बराबर कितना हो गया? 4। तो A2 मिल गया। तो हमसे पूछा क्या था? I मैक्सिमम। ये हो जाएगा आंसर। यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में 0.3 मिलीमीटर की, यंग के प्रयोग में 0.3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित, यंग के प्रयोग में 0.3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित स्लिटों को एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है। एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है। यदि पर्दा प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, वह केंद्र से दूसरी चमकीली फ्रिंज, वह केंद्र से दूसरी चमकीली फ्रिंज 6 मिलीमीटर पर प्राप्त होती है। 6 मिलीमीटर पर प्राप्त होती है, तो तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र से दूसरी चमकीली फ्रिंज 6 मिलीमीटर पर प्राप्त होती है, तो तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है कि दो स्लिट है जिनके बीच की दूरी यानी स्मॉल डी दिया हुआ है कितना? 3 mm, लेकिन हमें mm में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 × 10⁻³ मीटर। यूनिट परिवर्तन तुम लोगों को हम सिखा चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि जब कभी भी छोटे राशि से बड़े राशि में जाते हैं तो भाग देंगे, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, इसलिए 10⁻³ से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, या 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग दोगे तो नीचे की राशि ऊपर आएगी, तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ तो हमें डी दे दिया। दूसरा बोला है कि पर्दे की दूरी कैपिटल डी ये कितना है? 1.5 मीटर। वो बोलता है कि जो फ्रिंज मिलती है उसकी दूरी यानी एक्स
वो कितना है 6 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 6 × 10⁻³ मीटर। और तुम्हें क्या दिया हुआ है, दूसरी चमकीली बोला है, यानी n का मान तुम्हें दे दिया है 2। तो हमें बोला है चमकीली, चमकीली बोला है, इसका मतलब कि समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। तो फार्मूला हमारा लगेगा क्या, x बराबर n लेमडा d बटे d। तो x का मान 6 × 10⁻³ n का मान 2, लेमडा ज्ञात करना है, कैपिटल डी का मान 1.5 बटे स्मॉल डी का मान 3 × 10⁻³ इतना हमें दिया हुआ है। तो देखोगे तो 1.5 × 2 = 3 और 2 एक कम 2, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो लेमडा कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁶, यही आएगा। और अगर मैं बोलूँ कि ऊपर हम 10⁻⁴ और नीचे भी 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी कि 10,000 से गुणा और 10,000 से भाग दे दे इसका, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी। तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻4 है। तो तुम लोगों को पता होगा कि आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। -6 - 4 कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा 6, 1 2 3 4 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। यंग के प्रयोग में 500 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के, यंग के प्रयोग में 500 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से 500 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से दूसरी चमकीली फ्रिंज, दूसरी चमकीली फ्रिंज केंद्र से 10 मिलीमीटर दूरी पर बनती है, केंद्र से 10 मिलीमीटर दूरी पर बनती है। यदि तरंगदैर्घ्य यदि तरंगदैर्घ्य 550 नैनोमीटर कर दिया जाए तो, यदि तरंगदैर्घ्य 550 नैनोमीटर कर दिया जाए तो इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन होगा। ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल डी बराबर 1.5 मीटर, कैपिटल डी बराबर 1.5 मीटर।
चलो देखते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। देखना क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि अगर तरंग दैर्ध्य जो लेमडा है वो कितना है, 500 नैनोमीटर। तो जो चमकीली दूसरी चमकीली फ्रिंज, तो बोलता है कि अगर तरंग दैर्ध्य 500 है तो दूसरी चमकीली फ्रिंज जो है ये कहाँ बनती है, x2, ये कहाँ बनती है, 10 mm पर। तो वो बोलता है कि अगर तरंग दैर्ध्य लेमडा डैश कितना कर दिया जाए, 550 नैनोमीटर, तो x डैश कितना हो जाएगा, या बोलता है उसके स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, मतलब जो 10 मिलीमीटर पर बन रहा था अब वो कहाँ बनेगा या कितना शिफ्ट हुआ है। तो निकालते हैं। देखना उसने चमकीली बोला था, तो चमकीली का फार्मूला क्या होता है, x बराबर n लेमडा d बटे d। तो देखोगे कि इसमें d जो है नियत है, ये भी नियत है, ये भी नियत है, x समानुपाती लेमडा। अगर x समानुपाती लेमडा है तो x2 बटे x डैश बराबर लेमडा बटे लेमडा डैश। तो x2 कितना है, 10 mm, x डैश पता नहीं है, लेमडा कितना है 500, लेमडा डैश 550, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 55 11। तो एक्स डैश का मान कितना आया, 11 mm। यानी कि जो अगली चमकीली फ्रिंज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 11 मिलीमीटर पर। लेकिन वो ये नहीं पूछा है कि अगली चमकीली कहाँ बनेगी, वो पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ। तो पहले कहाँ बन रही थी, 10 मिलीमीटर पर, अब कहाँ बन रही है, 11 पर। परिवर्तन कितना हुआ, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स यानी परिवर्तन क्या कर देंगे, एक्स माइनस एक्स डैश माइनस एक्स, तो डेल्टा एक्स यानी परिवर्तन कितना आ जाएगा, 11 माइनस 10 बराबर 1 mm। तो आंसर हमसे ये पूछा है, हालांकि ऐसा भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर ये है। वो पूछा था परिवर्तन कितना होगा। यंग के प्रयोग में यंग के प्रयोग में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, यंग के प्रयोग में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश स्रोत, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश स्रोत से, आवृत्ति के प्रकाश स्रोत से फ्रिंज चौड़ाई 2 मिलीमीटर प्राप्त होती है, फ्रिंज चौड़ाई 2 मिलीमीटर प्राप्त होती है यदि पर्दा, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो स्लिटों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, स्लिटों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। चलो आ जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन।
देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें आवृत्ति दिया गया है कितना, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो अगर आवृत्ति दिया है तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ। तो c का मान होता है 3 × 10⁸ और लेमडा हमें चाहिए, तो क्या करें, इसको इधर कर दें, न्यू 6 × 10⁻14, 3 दूनी 6, ये इससे कट जाएगा कितना, 10⁶। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, -6, 1/2 यानी कि 5 × 10⁻7। तो लेमडा कितना जाएगा, 5 × 10⁻7 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा 2 मिलीमीटर, और इसके साथ साथ पर्दा की दूरी 1.5 मीटर। दोनों स्लीटों के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो बीटा फ्रिंज चौड़ाई बराबर होता है लेमडा d/d। तो यहाँ से बीटा का मान 2 × 10⁻³ बराबर लेमडा 5 × 10⁻7 इंटू पर्दा 1.5/d। तो यहाँ से 10⁻³ ये 7 कितना बचेगा, 10⁻⁴, और इसको इससे काट सकते हो, कितना बचेगा 2.5। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 15 का 25 से गुणा कर दो, 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 और 30 × 7 = 37, 1 2 2 अंक बाद दशमलव, 3.75 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ है, तो d बराबर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0.375 इंटू 10⁻⁻3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर 0.37 मिलीमीटर, क्योंकि जो यंग के प्रयोग में 480 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के, यंग के प्रयोग में 480 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के, यंग के प्रयोग में 480 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित, प्रकाश से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित स्लीटों को प्रदीप्त किया गया है, स्लीटों को प्रदीप्त किया गया है। यदि पर्दा 2 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो, यदि पर्दा 2 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो आठवीं चमकीली और तीसरी काली, आठवीं चमकीली और तीसरी काली के मध्य दूरी, आठवीं चमकीली और तीसरी काली के मध्य दूरी केंद्र के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, केंद्र के सापेक्ष ज्ञात कीजिए।